दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है 10th क्लास की। ओके, क्लास 10 की जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, इस चैप्टर का नाम है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें तो कुछ मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रखा है कि किस तरीके से इस चैप्टर को हम करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द रिसोर्सेज, फिर उसके बाद में किस बेस पे बांटा जाता है रिसोर्सेज को, संसाधनों को, तो वो हम सारी चीजों को जानेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले बात करें व्हाट आर द रिसोर्सेज। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे पर्यावरण में अवेलेबल है, व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ओके, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कोई तकनीक, या इकोनॉमिकल, हम आर्थिक तौर पे देख सकते हैं, फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ध्यान रखना, संसाधन हम उसे कहते हैं जो भी चीज हमारी जरूरतों को पूरा करती है या हमारी जरूरत के लिए उपलब्ध है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, व्हाटएवर एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच वी कैन से दीज आर द रिसोर्सेज। ओके, इस तरीके से हम रख सकते हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग। लाइक स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो वो रिसोर्सेज है। ओके, चार्जर है, मोबाइल फोन चार्ज करते हैं हम तो वो एक रिसोर्स है। मोबाइल जो है हमारा वो एक रिसोर्स है जिससे हम सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं या कोई भी चीज निकाल लेते हैं, या कोई भी खाना जो है वो रिसोर्स है हमारे को अंदर से एनर्जी देने के लिए। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं हम जो है रिसोर्सेज हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज, तो अलग अलग तरीके किस तरीके रिसोर्सेज को बांटा गया है। तो फर्स्ट थिंग है उत्पत्ति के आधार पर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन किस तरीके से हुआ रिसोर्सेज का, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। ओके, जैव और अजैव जो है दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी की बात करें, एक्सॉस्टिबिलिटी की किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो वो बांटा जाता है समाप्यता के आधार पर। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं द्वारा से, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम द्वारा से नहीं कर सकते। उसके अलावा तीसरा जो पैमाना है वो है जो माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे जो बांटा जाता है। ओनरशिप के आधार पे है जो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, जो है इस तरीके से हम बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, स्टेटस के आधार पे बांट सकते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आ जाती है। अब बात करें क्लासिफाइड कर रखा है रिसोर्सेज को, हम रिसोर्सेज को किस तरीके क्लासिफाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड। ओके, नेचुरल और ह्यूमन में बांटते हैं, मतलब प्राकृतिक और मानव निर्मित में। फिर इसे प्राकृतिक को दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, जिन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और मानवीय को हम बांटते हैं दो भागों में, संरचनाएं, संस्थाएं, और इसके अलावा मांग या गुणवत्ता। इसके अलावा हम इस तरीके देखते हैं। और फिर जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय योग्य, इसमें हमारे दो भाग आते हैं, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, जो हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से, पवन और जल, जैसे वाटर है और विंड है, ये जो है हमेशा मौजूद रहेंगे, ये खत्म नहीं होगी कभी भी। जबकि कुछ है जो बायोलॉजिकल है, जैव, जिन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। और अनवीकरणीय योग्य जो है इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, पुनः चक्रीय, जैसे धातु द्वारा से हम उसे पुनः चक्रित कर सकते हैं, रिसाइकलेबल है कि हाँ रिसाइकल कर सकते हैं हम उसे। और अचक्रीय में जैसे आ जाएगा जीवाश्म ईंधन। ओके, जो फॉसिल फ्यूल होता है, नॉन रिसाइकलेबल है कि हम द्वारा से उसे रिसाइकल नहीं कर सकते, अचक्रीय। मानवीय जो दो भाग बांटा गया, संरचना, संस्था, गुणवत्ता, तो स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात जो है करी गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है क्लासिफिकेशन कर रखा है रिसोर्सेज का। इसके अलावा हम देखते हैं आगे के जो हमारे को आगे किस तरीके से रिसोर्सेज को लेकर बात कही गई है। आगे बात करें तो संसाधनों का विकास किस तरीके से देखने मिलता है हमारे को, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस तरीके देखने मिलता है। तो आपको पता है हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, हमारी नीड बढ़ते जा रही है। तो आपने ये तो सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो रिसोर्सेज भी धीरे धीरे जो है डेवलप होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
लाइफ की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हमारे को जरूरी है कि रिसोर्सेज को भी डेवलप किया जाए। जैसे आपने अभी देखा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारी लाइफ जो एक्सपेंडिचर है या लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। इट वाज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज जो है हमारे को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर तो है, लेकिन सारे रिसोर्सेज ऐसे नहीं है जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। As a result, human being use them indiscriminately, and this has lead to the following major problem: depletion of resources for satisfying the greed of few individuals। तो संसाधनों का विकास हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ संसाधन खत्म भी होते जा रहे हैं। जो एक लालच है लोगों का कि आप जो है संसाधनों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसको मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं। कि जैसे पानी है, पानी को हम बचाने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि वेस्ट ज्यादा करते हैं वाटर को। इसके अलावा जो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, पौधे हम काटते जा रहे हैं, धीरे धीरे पेड़ काटते जा रहे हैं, तो रिसोर्सेज बचेंगे कहाँ से? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। कुछ हाथों में जो है सारे संसाधन मौजूद हो चुके हैं, जिससे डिवाइडेशन सही नहीं हो पाता सोसाइटी में हमारे को। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। और जो नेचर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पर्यावरण को, उसके कारण जो है एक देश को समस्या नहीं भुगतनी पड़ेगी, वो सभी को भुगतनी पड़ेगी। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकता है, जैसे कि हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें ओजोन लेयर में छेद होते जा रहा है धीरे धीरे जो है ओजोन लेयर से, और इसके कारण स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्किन कैंसर हो गया या अदर प्रॉब्लम्स हैं जो भी सन से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलेंगी। लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, कि भूमि में जो उर्वरता देखने मिलती थी वो नहीं रहेगी, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है ऑफ रिसोर्सेज, जिस कारण से जो है रिसोर्सेज जो है सस्टेन नहीं रह पा रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस नहीं क्रिएट हो पा रहा। ओके, उसके अलावा हम बात करें अगर देखो रिसोर्सेज प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। कि अगर हर जीव के लिए, जरूरी नहीं है इंसानों के लिए, मानव के लिए तो है ही रिसोर्सेज जरूरी, लेकिन साथ ही साथ जो भी जीव हैं बाकी, उनको भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर एक दिन क्या है, वो सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद बात करें अगर हम सतत पोषणीय विकास, जैसे हिंदी में कहते हैं हम, और इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए और कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है क्या है, अगर हम बात करें तो without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of future generation। future generation की जो भी है उसके साथ में उसको रिसोर्सेज अवेलेबल हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना की जाए, और इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज पहुंचाया जाए, और डेवलपमेंट इस तरीके किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे को देखने मिलते हैं, कई सम्मेलन हुए हैं, जिसमें सबसे मेन नाम है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, अर्थ समिट जिसे कहते हैं हम। ये इसमें कहा जाए तो 100 से भी ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था इसमें, रियो डी जेनेरो में, और ये ब्राजील के रियो में हुआ था। इसमें ही एजेंडा 21 को रखा गया था। सेकंड जो हमारे देखने मिलता है, एजेंडा 21 क्या है? तो इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वैश्विक स्तर पर, सारे नेताओं ने इसमें साइन करे थे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNCD पर। ओके, ब्राजील में ही। और ये मेजर ऑब्जेक्टिव था कि एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, कि अपने अपने एजेंडा लागू किए जाए देश में, उस हिसाब से ही विकास करना चाहिए। उसके बाद में बात करी जाए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधन जो भी अवेलेबल है, विच एवर resources we have available in our country, so we have need to plan the resources in a, like focus on the future generation also. Without future generation we can't use in a good manner of the resources. Okay, so planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources। के रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करने का मतलब यही है कि हम आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ध्यान में रखें कि उन जो रिसोर्सेज हैं वो उनको भी मिल पाए। ओके, विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी, कि हमारे पे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ साथ में हमारे को ये कोशिश करनी है कि वो रिसोर्सेज आने वाली पीढ़ी को भी मिल पाए। तो ये कहलाता है नियोजन एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें, वाटर अवेलेबल है, लेकिन क्या पता आने वाले टाइम पे पानी ना बचे, या हम कहें कि पेट्रोल अवेलेबल है गाड़ियों के लिए, ना बचे।
ओके, तो वाइटल एग्जांपल्स है हमारे पास बहुत से, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में ज्यादा जो है बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है द अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज विल बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे संरचनात्मक विकास नहीं है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रिसोर्सेज देखने मिलते हैं। राजस्थान है, वहाँ पे हम देखते हैं कि विंड एनर्जी है बट लैक ऑफ इन वाटर रिसोर्सेज, पानी अवेलेबल नहीं राजस्थान में। तो इस तरीके से हमारे को देखने मिलता है, तो अलग अलग हमारे को देखने को मिलते हैं रिसोर्सेज के एजेंडा। उसके बाद बात करें भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से देखने को मिलता है, तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए एक नियोजन होता है, प्लानिंग होती है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री के कहां पे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए। दिस इन्वॉल्व सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, कि मेजरमेंट किया जाता है कि किस तरीके से क्वालिटी देखने को मिलती है हमारे को और क्वांटिटी देखने को मिलती है कहां कहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के द्वारा और मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, के किस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज करें जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिले कंट्री का। ओके, नेशनल डेवलप करें, तो इसी के लिए अपना 5 ईयर प्लान जो है पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है फर्स्ट जैसे हम देखें 1951 से 1956 अपनाई थी हमने। ओके, जिसे हम कहते हैं 5 ईयर प्लान, हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना। आने वाले 5 सालों के लिए ये योजना अपनाई जाती है, बनाई जाती है। तो ये इस तरीके से हमारे को देखने मिलता है, भारत ने इस तरीके से भारत में संसाधन नियोजन किया गया है। अब बात आती है संसाधनों का संरक्षण क्या है। तो संसाधनों को बचाना ही संरक्षण कहलाता है। कि अगर हम कहें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट, के रिसोर्सेज जो है हमारे पास उनको वेस्ट ना करना और उनको सुरक्षित रखना, वही क्या कहलाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट इरेशनल कंजप्शन, जैसे अगर हम ये ना करें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, गांधी जी वाज वेरी एप्ट टू वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हर किसी की आवश्यकताओं के लिए संसाधन पूरे हैं। एंड नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड, लेकिन किसी के लालच के लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि लालच कभी खत्म होगा नहीं और संसाधनों की पूर्ति कभी हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए हर किसी की जरूरतें तो पूरी हो सकती है, लेकिन सारे संसाधन जो है अगर एक व्यक्ति अपने पास ही रखना चाहे सारे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो इसी को हम कहते हैं कि संसाधनों को बचाने के लिए जो संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। उसके बाद बात करें अगर हम नेक्स्ट, भू संसाधन क्या है। भू संसाधन हमारे को, इसके अलावा मैं एक चीज बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल पे कई बार कोशिश हुई है। नेशन 1972 क्लब ऑफ रोम के द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है वो किताब छापी गई थी, एक लिमिट टू ग्रोथ, के लिमिट में ग्रोथ की करनी चाहिए हमारे को। आवर कॉमन फ्यूचर जो है 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर, ओके, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छपी थी 1987 में। 1992 में जो है अर्थ समिट करवा दिया गया था। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे भू संसाधन बहुत से देखने मिलते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सारा हमारे को देखने मिलता है। लैंड इज एन एसेट ऑफ द फिनिट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस। लैंड का अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, अलग अलग पर्पस से, विद केयरफुल प्लानिंग। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, कि बहुत से फीचर देखने मिलते हैं। अबाउट 43% लैंड एरिया है इंडिया में, कितना? 43% लैंड एरिया है अगर हम बात करें। ओके, माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन एक्सेट्रा, ये हमारे को सब देखने मिलते हैं। माउंटेन अकाउंट फॉर 30% एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। 27% ऑफ एरिया कंट्रीज द प्लेटियो रीजन, जो हमारे को पठार देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन की, भू उपयोग की, तो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हमारे को ज्यादातर, जो जंगल अवेलेबल है, वन, और वेरन वेस्ट लैंड भी है, कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ बिल्कुल ही वेस्ट डला हुआ है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पे कभी सिंचाई भी नहीं की गई, और एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड जिसे हम कहते हैं। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है कि हाँ जहाँ चराई करवा सकते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जो भी ग्रो वगैरह जो उगते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जड़ी बूटियां वगैरह बनाने के लिए, उनके लिए भी है। इस तरीके से हमारे को देखने मिलता है अलग अलग जगह पे लैंड का पैटर्न। भारत में भू उपयोग के प्रारूप क्या है, पैटर्न क्या देखने मिलता है इंडिया में, तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, अलग अलग मिट्टी देखने मिलती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी देखने मिलती है। तो अलग अलग हमारे को इसके वो देखने को मिलते हैं
पैमाने 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखने को मिलता है हमारे को, अवेलेबल है हमारे पास अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। असम हैज नॉट बीन डन फुली, सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कर रखा है वो जो लैंड आपको पता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं। तो अभी बाकी क्षेत्र हमारे एरिया में आता है एरिया में। इसके अलावा बात करें अगर हम जो हमारे देखने को मिलता है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या है, तो भूमि निम्नीकरण की बात करें अगर हम, तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर क्या है, तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, कि हम शेयर करते आ रहे हैं पास्ट जनरेशन के साथ 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। तो सब कुछ हमारे को मिट्टी से मिलता है, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो गई या क्लोथ हो गए या फिर शेल्टर हो गया, सब कुछ। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की जो कटाई हो रही है, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा से ज्यादा चराई करवाई जाती है जानवरों पे, माइनिंग ज्यादा की जाती है, इससे क्या है कि मिट्टी की उर्वरता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। माइनिंग साइट्स आर अबेंडन आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप, इसका इंटरेस्ट ओवरबर्डनिंग, तो जिस कारण से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हमारे को देखने माइनिंग के कारण। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें ओवरग्रेजिंग रीजन देखने को मिलता है। तो कई रीजन है। इरिगेशन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। तो अलग अलग रीजन देखने को मिलता है हमारे को जहाँ से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके अलावा बात करें मृदा संसाधन क्या है, तो मृदा संसाधन क्या है, सॉइल एज ए रिसोर्स। तो मिट्टी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो हमारे को देखने को मिलता है, जिससे सारी खेती वगैरह होती है। द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। मिट्टी बनने में पता है कई साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। डेप्थ, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक जो हमारे को देखने मिलती है। कुछ बात करें अगर हम कि मृदाओं का वर्गीकरण किस तरीके किया गया मिट्टी का, तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं सबसे मेन आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आती है, ओके। एलुवियल सॉइल जो पाई जाती है ज्यादातर गंगा के एरिया में पाई जाती है, गुजरात, राजस्थान, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, हिमालयन नदी है, ओके। हिमालय के पास जितनी भी नदियां हैं उनसे निकलती है ये वो मिट्टी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनसे। इसके अलावा जो हमारे को दूसरी देखने को मिलती है इसी में ना, एलुवियल सॉइल में खादर और बांगर है। खादर है न्यू एलुवियल सॉइल और पुरानी को कहते हैं हम बांगर। तो इस तरीके से ये डिफरेंस दे रखा है। फिर है ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल के अलावा तीसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन हमारे को देखने को मिलता है वो रेड एंड येलो सॉइल, और लैटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी हमारे को देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो सॉइल इरोजन वही है कि मिट्टी अपनी गुणवत्ता खो दे, जब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाए तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और संरक्षण उसका किस तरीके कर सकते हैं हम कि कम से कम फसल बोए उस पे एक खेत पर। ऐसा होता है कि एक ही मिट्टी पे हम 3-4 फसल बो रहे हैं एक साल में, तो उससे उसकी उर्वरता खत्म हो जाए। किसी भी चीज की एक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर वो उस पर वजन डाला जाएगा तो फिर वो नहीं झेल पाएगी। वही चीज है मिट्टी के साथ भी, ओके। तो इस तरीके से हमारे को देखने को मिलता है कि अलग अलग कैटेगरी बांट रखी है। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे को ये देखने को मिलता है कि मिट्टी कितने प्रकार की है, संसाधन किन्हें कहते हैं, भू संसाधन क्या है, सारी चीजों को हमने इसमें जाना। तो इस वीडियो में इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपकी, और 10th के जो भी बोर्ड के एग्जाम आने वाले मैं सारी वीडियो बना दूंगा। जब तक आपकी चारों बुक अवेलेबल है इस चैनल पे, आप जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।